Welcome back to the class of Dilip Sir Science English. Yes बच्चा, after a long time we are facing each other. बहुत ही लंबे वक्त के बाद हम आप एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं और so without wasting time शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7. What is there in lecture number 7? Passive voice of infinitive. Yes, we are going to learn today how can we change the passive voice of infinitive, modal auxiliaries and some other type of sentences. Yes, इस लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों. अगर चैनल पे नया हो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलो. Yes, without wasting time let's start the video. Yes, come to the point. Passive voice of infinitive. Infinitive क्या होता है? Just before starting the session, let me introduce you what is the infinitive. Infinitive क्या होता है? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर TO2 लग जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं दोस्त? इन्फिनिटिव. यस डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ही इज़ टू हेल्प मी. ही इज़ टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी है. ही इज़ टू हेल्प मी. अब यहाँ पर बच्चे देखो, हेल्प मतलब होता है क्या? हेल्प मतलब मदद करनी. अब हेल्प क्या है? वर्ब है, लेकिन उसके पहले TO2 लिख गया है. अब जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 आ जाता है तो वो वर्ब को हम वर्ब नहीं कहते हैं, वो बन जाता है हमारा इन्फिनिटिव. क्या बन जाता है बच्चों? इन्फिनिटिव. तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेल्प के पहले टू लग गया तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया. अब इस तरह का कोई सेंटेंस होगा और उसे हमें पैसिव वॉइस में टर्न करना होगा. तो कैसे करेंगे टर्न? लुक एट द बोर्ड. फार्मूले को ध्यान से देखें. सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस का फार्मूला है उसमें क्या है? सब्जेक्ट, फिर है वर्ब. ये वर्ब कोई भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, और उसके बाद आएगा आपका इन्फिनिटिव. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या रहेगा? टू, और उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट. अब यही सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में अगर टर्न करना है तो फंडा हमारा वही है कि देखो सी द एग्जाम्पल, ही इज़ टू हेल्प मी. ही इज़ टू हेल्प मी. यहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखो ही क्या है? सब्जेक्ट है. इस क्या है? वर्ब है. और टू हेल्प क्या है? इन्फिनिटिव है. और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब यही सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में टर्न करना है तो कैसे करेंगे? जहाँ पर सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वहाँ जाता है ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब जो यहाँ ऑलरेडी लिखी रहेगी वही वर्ब रहेगी. मेन रूप से यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कुछ हुई होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ऐसा कुछ न कुछ रहेगा. यानी यहाँ पर मेनली क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा. तो वो वर्ब लिख देंगे. अब यहाँ टू और हेल्प के बीच में क्या हुआ? आप देखो इन्फिनिटिव है, अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ नहीं करना है. यहाँ पर अगर आप फार्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू वही आएगा, और टू के तुरंत बाद यानी ये वर्ब से पहले बढ़ाएंगे BEB, और ये फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिख देंगे? थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस सब्जेक्ट. बात समझ में आई बच्चों? देखो यहाँ पर सेंटेंस को, एग्जाम्पल को ध्यान से समझो. ही इज़ टू हेल्प मी. हमें पता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में टर्न करने के लिए हमें तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और इस क्या है? वर्ब है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प क्या है बच्चे? इन्फिनिटिव है. ये क्या है? इन्फिनिटिव है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. फंडा हमारा वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नीचे, मी को जब सब्जेक्ट की जगह पे लाओगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, तो ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम. इतना करने के तुरंत बाद हमें वर्ब का टेंस पहचानना पड़ता है. लेकिन जब यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर और उसके साथ आई हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर है उसे हमें चेंज करने में यहाँ पर ये जो वर्ब है यानी ये सब्जेक्ट के नंबर वचन के हिसाब से चेंज होगी. नंबर वचन कर्ता एक वचन का है, बहुवचन है, प्रोनाउन कौन सा, उसके हिसाब से. ही के साथ तो इज आता है, लेकिन आई के साथ क्या आता है? यस, एम आता है. और यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू वही रहने दें, इसके तुरंत बाद क्या बढ़ा दे? बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या कर दें यहाँ पर? थर्ड फॉर्म. आई एम टू बी हेल्प बाई हिम. आई एम टू बी हेल्प बाई हिम, उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है. क्लियर है? ओके. अगला सेंटेंस एक और एग्जांपल समझ लें. यहाँ पर
टू हैव वर्ब रहे, हैव रहे, यानी यहाँ पर इज एम आर वाज वर के बदले क्या रहे, हैव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फंडा है। 3 चीज़ आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, और यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ब के साथ कौन सा स्ट्रक्चर आया है आपका, इन्फिनिटिव, और उसके साथ क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रूल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है अपने को, सब्जेक्ट जगह पे, तो हिम के बदले हमको यहाँ क्या लिखना होगा, ही। हिम ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और आई का क्या होगा बच्चे, बाई मी। क्या आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब का टेंस। वर्ब का टेंस जब जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे, देखो हैज़ है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव है, 2 + V1 लिखा है, कुछ नहीं करना है, नंबर वचन के हिसाब से इसमें चेंज होगा। ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़, और यहाँ 2 के बाद आपको क्या बढ़ाना है, बी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको आपको बदल देना होगा थर्ड फॉर्म में। ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई मी, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई मी। क्लियर, ओके। अब एक दूसरे तरह का सेंटेंस समझना है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में वर्ब का कोई टेंस हमको नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई टेंस नहीं शो करती है, बल्कि वो क्या शो करती है, मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज क्या है उसको हम देखते हैं। मॉडल एक्सिलरी में अगर हम आप देखें, देखो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट इत्यादि। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी जो हमारा है उसमें क्या क्या आएगा आपका, कैन, कुड। कैन प्रेजेंट है, कैन का पास्ट क्या है, कुड। मे प्रेजेंट है, अब मे का पास्ट क्या है, माइट। शैल, विल फ्यूचर, इस शैल विल का पास्ट क्या होगा, शुड, वुड, मस्ट। ऐसे कोई भी मॉडल एक्सिलरी है, अब वो सेंटेंस में आया है तो आपको कोई भी टेंस पता चलेगा नहीं, प्रेजेंट पास्ट पता चल सकता है। देखो एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल एक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी मॉडल एक्सिलरी में हमेशा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे सब्जेक्ट, मॉडल एक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखो एक सेंटेंस देखो, ही शुड हेल्प हर, ही शुड हेल्प हर, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अब पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में जहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आ रहा, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मॉडल एक्सिलरी जो यहाँ पर दी रहेगी वही मॉडल एक्सिलरी अपने को लिखना है, और उसके तुरंत बाद हमें बी बढ़ाना है, और फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लिख देना है, थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस सब्जेक्ट। करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही, शुड हेल्प क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा हमारा वही है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सब्जेक्ट जगह, तो हर के बदले सब्जेक्ट लाएंगे तो क्या होगा, सी, और ही का क्या होगा, बाई हिम। वर्ब का टेंस पहचान लीजिए, मॉडल एक्सिलरी आया है। अब जब भी मॉडल एक्सिलरी रहेगा तो अपने को कुछ नहीं करना, सेम मॉडल एक्सिलरी वही लिख देंगे, इसके बाद बढ़ा देंगे हम क्या, बी, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बन गया आपका, सी शुड बी हेल्प बाई हिम, सी शुड बी हेल्प बाई हिम, उसे उसकी मदद उनके द्वारा की जानी चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ टू पे द बिल, उसे बिल पे करना है, बिल चुकाना है। अच्छा, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। हैज, हैज तो आपका वर्ब है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया है आपका, इन्फिनिटिव। ऐसी वाक्य रचना जिसमें इन्फिनिटिव आएगा उसमें करना क्या है, आप समझ गए हो फंडा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिख देना है, सब्जेक्ट जगह पे, द बिल, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, ही का क्या होगा, बाय हिम। क्या आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब का टेंस। हैज आ रहा है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन हैज के तुरंत बाद 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना है। बिल के हिसाब से ये हैज में से हैज आएगा, और यहाँ पर जो 2 है इसके बाद क्या बढ़ाना है बच्चे अपने को, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देना है, थर्ड फॉर्म कर देना है। यानी पे का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, पेड, और बाई प्लस सब्जेक्ट बाई हिम। द बिल हैज़ टू बी पेड बाई हिम, बिल उसके द्वारा चुकाया जाता है, चुकाना जाना चाहिए। आई कैन राइट द लेटर, मैं लेटर लिख सकता हूँ। आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, कैन राइट क्या है, वर्ब, द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा आपका, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट जगह पे, और सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट जगह पे। आई का क्या होगा बच्चे, बाई मी हो जाएगा। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई कर ले, देखो यहाँ कैन आया है,
कैन तो कोई टेंस में नहीं आता है, कैन का अर्थ क्या होता है, सकना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सब क्या होता है बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। कुछ नहीं करना है, यही मॉडल ऑक्सिलरी सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं। जो मॉडल ऑक्सिलरी है सेम मॉडल ऑक्सिलरी आएगा। इसके बाद आप बढ़ाओगे बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। रिटेन बाई मी, द लेटर कैन बी रिटेन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें इसे अभी करना चाहिए। यू क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट डू क्या है, वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, यू को क्या लिख दिया हमने, बाय यू। वर्ब का टेंस पहचान लें, मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, यही रहेगी। क्या बढ़ाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। और ये नाउ आप यहाँ पे लास्ट में भी लिख सकते थे और इसके तुरंत साथ भी लिख सकते थे। इट मस्ट बी डन बाय यू नाउ, इसे तुम्हारे द्वारा अभी किया जाना चाहिए। वन मोर नोट यहाँ पर देख लें, एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर एक क्लॉज होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। एक खास बात को समझना, कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर कई बार एक से ज़्यादा शब्द लिखा होता है, कोई फ्रेज लिखा होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो कि वहाँ पर एक शब्द या एक फ्रेज के अलावा कुछ ज़्यादा ही लंबा सेंटेंस लिखा हो, मतलब वहाँ पर क्या है, क्लॉज हो। क्लॉज क्या है, क्लॉज भी एक तरह का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में के पहले क्या जुड़ा रहता है, कोई ना कोई कंजक्शन रहता है, WH वर्ड रहेगा या दैट रहेगा, और सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के साथ अटैच रहता है, अकेला सेपरेट नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्लॉज में सब्जेक्ट होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन वो किससे स्टार्ट होते हैं, कोई ना कोई कंजक्शन से। कंजक्शन में वो WH वर्ड हो सकता है, कंजक्शन में वो दैट हो सकता है। आप देखिए सेंटेंस में आपको आइडिया लगेगा। क्लॉज वाले टॉपिक पे बाद में हम चलेंगे। दे से दैट द किंग इज कमिंग, वे कहते हैं कि राजा आ रहे हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि राजा आ रहे हैं। दे से, देश में क्या है, सब्जेक्ट है, से क्या है, वर्ब है। दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एक वर्ड नहीं है, पूरी एक क्लॉज है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुई है, दैट से। दैट से स्टार्ट हो, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ से स्टार्ट हो, पूरा सेंटेंस। जैसे क्या कह रहे हैं, दे से दैट द किंग इज कमिंग, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि राजा आ रहे हैं, यानी ये पूरा क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इतना लंबा हम ऑब्जेक्ट लिखने जाएं, इससे बेटर है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट क्या ले लें, इसके बदले सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट, और दे का क्या होगा, बाई देम। दे का क्या हो जाएगा, बाई देम। वर्ब का टेंस पहचान लें, वर्ब का टेंस पहचान लें, से है, से प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर में से कोई एक चीज आएगा, इट इज सेड, इट इज सेड। अब बाय देम हम लास्ट में लिख दें, या पहले इसको लिखो, इट इज सेड, इतना समझ में आया। ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दें, दैट द किंग इज कमिंग, इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ आ रहा है किसी ने किसी कहा होगा। इट इज सेड, यह कहा गया है, दैट द किंग इज कमिंग, कि राजा आ रहे हैं। किसके द्वारा कहा गया है, बाय देम। आखिरी में ऐड करना चाहे तो आप लिख दो, वरना नाम भी लिखोगे तो अर्थ आ रहा है। इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग बाय देम, इट इज सेड दैट, या इट इज सेड बाय देम दैट द किंग इज कमिंग, ऐसा भी चलेगा, वरना आप सिर्फ इतना लिख दें, इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग, इतने में अर्थ इसका पूरा हो जाता है। बाय प्लस एजेंट नहीं लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। दोस्तों में शेयर करना मत भूलना यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।